नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम विज्ञान प्रभा में। आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है कीट और पक्षी पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षक। प्रकृति में कोई भी जीव चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका अपना अलग महत्व है। आम तौर पर हम कीट और पक्षियों की भूमिका को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण की आधारशिला है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शर्मा को, जो कि डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और जंतु विज्ञान विभाग में छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पुष्पेंद्र जी आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम तितलियों की बात करें, हम भौरों की बात करें, हम अन्य पक्षियों की बात करें, इनकी एक अलग सी भूमिका है। लेकिन जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इन दोनों की भूमिकाओं को आप किस प्रकार आंकते हैं? पर्यावरण एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी हमारे लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग प्लांट्स हैं और जो भी अजैविक फैक्टर्स जिनके साथ उनका इंटरेक्शंस होता है, उनको मिलाकर एक पारिस्थितिकी, जिसको हम इकोसिस्टम जनरली कहते हैं, वो बनती है। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए पारिस्थितिकी संतुलन, जिसको इकोलॉजिकल बैलेंस की हम बात करते हैं, तो उस संदर्भ में हमारे जो कीट हैं और हमारे जो पक्षी हैं, तो जो फ्लाइंग एनिमल्स में आते हैं दोनों ही, एक ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं कीट, हमारे इंसेक्ट्स हैं, और दूसरे जो बर्ड्स हैं वो एवीज क्लास में आते हैं। तो उन दोनों का ही हमारे पारिस्थितिकीय संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस है, हम अगर देखें तो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ रिलेटेड विद द ecological balance to maintain the ecology as well as environmental science। मतलब हमारा जो पारिस्थितिकी है, प्रकृति है, पर्यावरण है, वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं और उसमें कीटों की और पक्षियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर पुष्पेंद्र, यदि कीटों की या पक्षियों की जो संख्या है उसमें कमी आती है तो क्या इससे हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर, क्योंकि अगर हम पहले कीट की बात करें तो हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं, लगभग 10 लाख प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं। नॉन स्पीसीज हमारी 10 लाख प्रजातियां हैं, उसमें से 80% लगभग जो है वो कीट हैं। और जो हमारे कीट हैं, इंसेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं जनरली, और हिंदी में हम उनको कीट बोलते हैं, वो उनके हमारे पॉजिटिव एक तरीके से जो सकारात्मक हमारे समाज और प्रकृति के लिए सकारात्मक भूमिका भी है और नकारात्मक भी है। दोनों ही भूमिकाओं की वजह से उनका हमारे प्रकृति के संतुलन को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जो कीट हैं वो पॉलिनेशन, यानी जिसको हम परागण कहते हैं, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, जो सीड डिस्पर्सल की हम बात करते हैं, वो सीड डिस्पर्सल में भी काफ़ी भूमिका कीट की है। और अगर हम पक्षियों की बात करें तो उनकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका है। और अगर उनकी संख्या में कमी होगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉलिनेशन है प्लांट्स का और उनकी यील्ड है वो प्रभावित होगी और हमारी जो क्रॉप यील्ड है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी डिक्रीज़ होगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसा कहा जाता है कि विश्व की जो 75% फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनके परागण की जो प्रक्रिया है उसमें कीटों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने कहा कि इन दोनों को यदि देखा जाए, पक्षियों की भी भूमिका है परागण में, पॉलिनेशन में। डोडो पक्षी के बारे में आमतौर पर चर्चा की जाती है, विलुप्त है, लेकिन किसी वृक्ष के साथ उसका संबंध था, तो कुछ बता पाएंगे इस बारे में? कुछ पक्षी हमारे ऐसे हैं कि जिनकी हम ये मानते हैं कि डायरेक्ट कोई पर्यावरण संतुलन में भूमिका नहीं होती हैं, लेकिन
कुछ ऐसे पक्षी हैं, डोडो भी इनमें से एक है, कि वो ऐसे जो प्लांट्स हैं, वृक्ष हैं, उनके सीड डिस्पर्सल में भूमिका निभाते हैं, जिनका सीड डायरेक्ट जो है या तो जर्मिनेट नहीं हो पाता या फिर उसको किसी बर्ड्स के बॉडी से पास आउट होना पड़ता है। और ऐसे डोडो के अलावा और भी बहुत सारे हमारे जो पक्षी हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, उनके ट्रीज़ हैं, उनके सीड्स जब तक उसके एलिमेंट्री कैनाल से पास आउट नहीं होते तो उनका जो ऊपर का जो कवरिंग है सीड्स का वो डिजोल्व नहीं होता, तो तब तक वो जर्मिनेट होने लायक नहीं होता। जैसे बरगद भी है, पीपल भी है, जर्मनी, वो जो सामान्यतः जो हमारे पक्षी हैं जब तक वो उसको एक बार डाइजेस्ट नहीं करते तो उनका जो है तब तक जर्मिनेशन नहीं होता। जी, हम पॉलिनेशन की बात करें, जिसे हम परागण कहते हैं, प्राकृतिक परागण की बात करें, तो इसमें तितलियों की और मधुमक्खियों की जो भूमिका है इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी जी। तितलियाँ, जिनको हम जैव संकेतक भी मानते हैं, बायो इंडिकेटर्स, तितलियाँ हमारे ऑर्नामेंटल इंसेक्ट्स के रूप में भी आती हैं क्योंकि बहुत सुंदर लगती हैं। हमारे अगर पार्क या हमारी जो गार्डन्स हैं या जो भी हमारा एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, फॉरेस्ट है, जहाँ भी है, हम हर जगह तितलियों को देख पाते हैं। लेकिन अगर कहीं पॉल्यूशंस वगैरह ज़्यादा है या कहीं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा हो जाता है तो उनकी संख्या में तेज़ी से कमी आती है। तो जो तितलियाँ है वो एक फ्लावर से, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म जिसको कहते हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, तो उनके ऊपर क्योंकि तितलियाँ हैं और हनी बी हैं, जैसे मधुमक्खियाँ हैं, क्योंकि वो उनका जो जूस होता है, रस होता है फ्लावर्स का, वो उसके लिए आती हैं, और पोलन ग्रेन्स के लिए भी वो आती हैं। तो चूँकि मधुमक्खियों के तो जो लेग्स हैं उसमें पोलन बास्केट होती हैं, तो उसमें तो वो काफ़ी पोलन भर भी लेती हैं, और जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाती हैं, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर बैठती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पोलन ग्रेन वहाँ लिबरेट करती हैं और इस तरीके से पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तितलियाँ भी क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर ऐसे मूव करती हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल पॉलिनेशंस में होता है। उसके अलावा कुछ कीट ऐसे हैं जैसे लेडी बीटल्स हैं, वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं, प्लस वो एक तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हेल्प करती हैं, पेस्टिसाइड्स की तरह काम करती हैं वो, जिनको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी कहते हैं हम। जी, आपने बायो इंडिकेटर्स की बात की, जिसे हम जैव संकेतक भी कहते हैं, तो थोड़ा इसको विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो कौन से कीट और वो कौन से पक्षी हैं जो बायो इंडिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं और उनसे कुछ संकेत हमें मिलते हैं। जैसे ड्रैगन फ्लाई है, हम लोग उसको हेलीकॉप्टर मक्खी भी बोलते हैं, क्योंकि बरसात के सीज़न में काफ़ी दिखाई देती हैं। वो काफ़ी, उनके जो विंग्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो बरसाती सीज़न में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो वो भी जैव संकेतक की तरह काम करते हैं। अगर कहीं पॉल्यूशंस होगा तो आपको ड्रैगन फ्लाई नहीं दिखेगी, अगर कहीं पेस्टिसाइड्स ज़्यादा होगा तो आपको लेडी बर्ड बीटल उसको बोलते हैं, लेडी भ्रंग इंसेक्ट्स है वो भी, तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और कुछ स्क्रैप बीटल भी होती हैं, उसमें कुछ तो हानिकारक होती हैं जिनको हम चैफर्स बोलते हैं, जो एक प्लांट पेस्ट की तरह काम करती हैं, उनको नुकसान करती हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज़ उसकी काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है, और वो एग्रीकल्चरल जो लैंड्स होती है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, उनको हम डंग बीटल कहते हैं। तो स्क्रैप बीटल की दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक प्लांट को हार्म करती हैं, तो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके, तो उसकी वजह से वो जो है उसको एक तरीके से लाभ पहुंचाने में मदद करती है, क्योंकि वो हमारी जो सोयल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। तो लाइकन के बारे में भी कहा जाता है कि लाइकन भी बायो इंडिकेटर्स हैं। लाइकन बिल्कुल, क्योंकि कहीं अगर पोल्यूशंस है या कुछ ह्यूमन इंटरवेंशंस है तो वहाँ पे लाइकन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कहीं नेचुरल अगर एनवायरनमेंट होगा तो लाइकन उसी जगह पर डेवलप होंगे। लाइकन इट इज़ ए कॉम्बिनेशन एल्गी और फंजाई का, तो कहीं ना कहीं वो भी जैव संकेतक की तरह काम करते हैं, क्योंकि जैव संकेतक का मतलब है कि आपको उस एनवायरनमेंट के बारे में जो वहाँ बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, उनको देखने से, उनकी जो जैविक विविधता है उसको देखने से ही हमें पता लग जाएगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट किस टाइप का है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो पक्षी हैं वो किसानों के मित्र हैं और वो कीटों
को मारने में मदद करते हैं, वो कीटनाशक भी हैं एक दृष्टि से, कीट भक्षक भी हैं। तो थोड़ा हमारे कुछ ऐसे हैं जैसे मैना हो गई, बुलबुल हो गई, और गौरैया है। गौरैया काफ़ी मतलब इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है, तो गौरैया को लेकर तो आजकल काफ़ी संरक्षण की दिशा में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और गौरैया अगर कहीं हमारा जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था, तो गौरैया तो हमारे घरों में ऑलरेडी होती थी, क्योंकि उस समय पर जो हमारे घर बनाए जाते थे उसमें गौरैया के लिए आराम से बरामदा या उसमें जो ऊपर शेड्स या उसके लिए मतलब नेचुरली सीमेंट के घोंसले टाइप बनाए जाते थे। आजकल मैन मेड लकड़ी या दूसरी चीज़ों के मटेरियल आते हैं, तो कुछ एक में गौरैया पहुंच पाती है, कुछ एक में नहीं पहुंच पाती। पर गौरैया का भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में जो हानिकारक इंसेक्ट्स हैं उनको हम पेस्ट बोलते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में गौरैया का भी उस दिशा में काफ़ी हमें बेनिफिट मिलता है। और इंसेक्ट सारे जो कीट हैं हमारे, हम मान के चलते हैं कि कीट सारे नुकसानदायक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे कीट बहुत ही बेनिफिशियल्स होते हैं परागण की दृष्टि से भी, और सोयल को फर्टिलिटी करने में भी, क्योंकि सोयल के अंदर भी इंसेक्ट्स होते हैं। और प्रेडेटरी इंसेक्ट जिनको हम जैविक नियंत्रक कहते हैं, जैविक नियंत्रण में भी वो हमें किसानों की सहायता करते हैं, क्योंकि अगर फसलों को बर्बाद करने वाले कुछ ग्रुप्स हैं कीट के, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी हमारी इसी प्रकृति ने उनको पैदा किया हुआ है। तो ऐसे कीट जो फसलों को बर्बाद करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दूसरे कीट जैविक नियंत्रण में हेल्प करते हैं, जिसमें कॉक्सिनेलिड बीटल है, ड्रैगन फ्लाइज हैं जो जैविक संकेतक के रूप में तो काम करती है, प्लस जो मॉस्किटो के लार्वी है उसके ऊपर भी वो फीड करती है। डॉक्टर पुष्पेंद्र, हम सभी जानते हैं कि जो मृत जीव हैं या वनस्पति है उस पर भी कुछ हमारे ऐसे कीट हैं या बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, या कुछ ऐसे पक्षी हैं जो उन पर अटैक करते हैं, उनका विघटन करते हैं। जी। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा समझाएं। हाँ, जैसे प्लांट डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ट्रीज़ के और एनिमल्स के, इवन ह्यूमन बीइंग के, तो बहुत सारे कीट ऐसे हैं जिनको हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में भी स्टडी करते हैं, और उनकी वजह से हमें डेड बॉडी की टाइम पता लगता है कि कितना टाइम इस व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की डेथ को हो गया होगा, क्योंकि उसमें उसकी लाइफ स्टेजेज हम देखते हैं फॉरेंसिक। कुछ लाइस हैं, कुछ फ्लाइज हैं, फ्लाइज उसमें एग लेइंग करती हैं, तो फिर उसके बाद उनका पर्टिकुलर टाइम होता है कि 2 दिन के अंदर वो लार्वा में कन्वर्ट होंगे, 4 दिन के अंदर वो प्यूपा में होंगे। तो उन जो डिफरेंट स्टेजेज हैं फ्लाइज की, क्योंकि एग्स, लार्वा, प्यूपा, देन वो एडल्ट में कन्वर्ट होंगी 10 से 15 दिन के बाद, तो वो सारी स्टेजेस को देखने के बाद उस डेड बॉडी के अंदर कहीं फॉरेस्ट में, कहीं जंगल में हमको मिलती हैं, तो उनको देखने के बाद हम उससे अनुमान लगाते हैं कि लगभग इस व्यक्ति को या इस एनिमल को, इस एनिमल की डेथ को कितने दिन हो गए होंगे। तो जो इंसेक्ट्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो हमारी बर्ड्स हैं जैसे ईगल है और आपके ये हॉक्स हैं, जितने भी इस टाइप के एनिमल्स हैं, ये बहुत सारे जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको उनका डिग्रेडेशन करने में, नेचुरली बायोडिग्रेडेशन करने में उनका रोल होता है, और इस तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं, इसलिए उनको हम स्कैवेंजर्स यानी अपमार्जक भी कहते हैं। जी, उनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बड़ी चिंता का विषय है कि गिद्ध अब दिखाई नहीं देते। जी, उसका एक बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल होना है। हम एग्रीकल्चर लैंड्स में हमने कोई कीट बहुत कम संख्या में भी अगर देखे तो भी हम तुरंत इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का परोक्ष या अप्रोक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे पूरे इकोसिस्टम में, पूरे नेचर में, और वो बायोमैग्नीफाई होते हैं और कहीं ना कहीं वो एनिमल्स में पहुंचते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारी क्रॉप्स या उनका जो चारा होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, तो वो जो पेस्टिसाइड्स उनके लिविंग टिश्यू में एंटर कर जाता है, तो वो फिर डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे गाय, भैंस, बकरी जो भी उनके ऊपर फीड करते हैं उनके बॉडी में पहुंचता है और मिल्क के थ्रू वो आता है, और अगर उन एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो उनके बॉडी में पेस्टिसाइड होता है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि कुछ एनिमल्स को डाइक्लोफिनेक एक
मेडिसिन थी, हालांकि वो बैन भी की गई, लेकिन कहीं कहीं उसका चोरी छुपे इस्तेमाल करते हैं लोग। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम या इस टाइप के जो साल्ट्स हैं वो भी उनके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर। और जब ये एनिमल जैसे गिद्ध हो गए या हॉक हो गई, इस टाइप के जो बर्ड्स हैं, जब उनके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं तो उनके बॉडी में जाके उनकी जो एग है उसकी जो कवरिंग है उसको पतला कर देते हैं, जिससे कि एग सेल पतला होने की वजह से वो कई बार डेवलपमेंट के जो एक प्रोसेस है उसके दौरान उसकी मतलब वो डैमेज हो जाता है उनका। तो उससे उनकी जो आगे की पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो अफेक्ट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जो हमारे कीट हैं और पक्षियों की जो संख्या है उस पर प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल प्रभावित हुए। बिल्कुल सर, पिछले 2-3 दशकों में पेस्टिसाइड्स का काफ़ी इस्तेमाल हुआ, हमारे फार्मर्स ने भी किया। और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हम घर में भी किसी इंसेक्ट्स को या किसी कीट को या किसी छिपकली को देखना नहीं चाहते, तो हम घरों में भी काफ़ी हिट है या बहुत सारे एंटी कॉकरोच या एंटी लिजर्ड्स या एंटी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो पूरा लाइफ स्टाइल है, फूड चेन है, वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर बॉडीज़ हैं जिनके अंदर एनिमल्स बर्ड्स फीड करते हैं, पानी के ऊपर वो अगर पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे चेन के अंदर सर्कुलेट पूरी तरह से हमने कर दिया एक तरीके से अपने लाइफ स्टाइल की वजह से। डॉक्टर पुष्पेंद्र, हम देख रहे हैं कि जुगनू भी अब कम दिखाई देते हैं, उसके पीछे कुछ खास कारण? जुगनू का खास कारण तो मतलब जो बाकी कीट की तरह, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशंस इंक्रीज हुई और कहीं ना कहीं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस काफ़ी हो गया, डिफॉरेस्टेशंस काफ़ी हो गया, तो नेचुरल ब्यूटी जो हमारी नेचर में थी वो धीरे धीरे कंक्रीट ने भी इसको प्रभावित किया। जी, उसने भी काफ़ी प्रभावित किया। अब बात करते हैं कि जैव विविधता में कीटों का और पक्षियों का क्या महत्व है? जी, जैव विविधता में कीटों और पक्षियों का उतना ही महत्व है जितना बाकी एनिमल्स का है, क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल हम पढ़ते हैं, एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करता है, दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल के ऊपर प्रेडेट करता है, उसको कंट्रोल करता है उसकी पॉपुलेशन को, उसके ऊपर पैरासाइट होगा या पेस्ट होगा या प्रेडेटर होगा या उसके ऊपर रहेगा या उसको मतलब उसको भक्षण करेगा, उसको मारेगा, उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इस तरीके से एक पूरी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। और ये इंटरकनेक्टेड होती हैं बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ। आप अगर किसी तालाब में जाओगे या किसी ग्रासलैंड का अध्ययन करोगे या आप किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का अध्ययन करोगे तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसकी वजह से जो किसी एक एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी पृथ्वी पर वही दिखाई देगा। तो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा एनिमल है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उसके ऊपर एक और कंज्यूमर है जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उसके ऊपर फिर वो टॉप कंज्यूमर्स हैं। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कंज्यूम करने के लिए फिर हमारे बर्ड्स हैं या बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं और उसके जो ओरिजिनल बॉडी के कंपोनेंट्स हैं वो नेचर में वापस मिक्सअप हो जाते हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र, क्या जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है यदि हम कीटों की और पक्षियों की संख्या या उसकी जनसंख्या की बात करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि कुछ समय पिछले लगभग 2 या 3 दशक की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी चिंताएं पूरे विश्व में जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है या जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने व्यक्त की है इस तरह की चिंताएं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई ह्यूमन बीइंग की, हमारी जो मानव जो हमारी सभ्यता है या मानव आबादी है, हर जितने भी हमारे देश हैं, विकसित देश हैं, वो विकसित हो चुके हैं, विकासशील देश लगभग उसी एक तरीके से दिशा में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर देश चाहता है कि मैं विकसित बनूं। तो उस प्रयास के कारण जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट हर देश की एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आगे किसी एनिमल, बर्ड्स या कीट को देख ही ना पाए और केवल कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएं। तो उस दिशा में
जो हमारा जो प्रयास है वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हम कहीं कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, कुछ पेड़ हम उनकी कटाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं नए पेड़ हमें तुरंत लगा देने चाहिए, क्योंकि जितने भी कीट हैं, पक्षी हैं या दूसरे जो एनिमल्स हैं, वो एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे आपको कीट मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे, उस पक्षी के बॉडी के ऊपर भी आपको बहुत सारी लाइस या बहुत सारे कीट मिलेंगे। तो वो पक्षी उनके ऊपर फीड भी करता है, लेकिन कुछ छोटे जो कीट हैं, लाइस जैसे, वो उसके बॉडी के ऊपर भी रहते हैं। तो अगर आप उनकी हम थोड़ा डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर एक आप पेड़ काट देंगे तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम उस पेड़ के ऊपर जो होता है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और उस बर्ड्स के बॉडी के अंदर भी पैरासाइट्स हैं, बॉडी के बाहर भी पैरासाइट्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स के पैरासाइट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा इकोसिस्टम बना हुआ है, उसको हम डिसबैलेंस कर देंगे। और अगर इस तरह से पेड़ों की कटाई अंधाधुंध होती है विकास के दौर में, तो कितने छोटे छोटे इकोसिस्टम मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको प्रभावित करेगा, जिसको हम इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी कहते हैं। डॉक्टर शर्मा, जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं और आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, अब हम उत्तराखंड पर आते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और मानवीय हस्तक्षेप बड़ा है, और मानव और जीवों के बीच संघर्ष भी बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में कौन से जीव हैं, ख़ासतौर से यदि हम पक्षियों की बात करें, जो संकट की स्थिति में हैं? पक्षियों की अगर हम बात करें तो हमारा जो आइकन यहाँ का है, जो स्टेट बर्ड्स है, मोनाल है। तो मोनाल पर एज इट इज़ कोई इतना भारी संकट इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से विकास की रफ्तार तेज़ी से बढ़ी है, उस रफ्तार से पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे जो मोनाल हैं या दूसरे बर्ड्स हैं, गौरैया भी उसमें शामिल है, क्योंकि गौरैया को लेकर भी काफ़ी चिंतन होता है। गौरैया भी काफ़ी प्रभावित हुई है, गौरैया की पॉपुलेशन। हालांकि कोविड पीरियड के अंदर जब ये चीज़ें थोड़ा रुकी, लॉकडाउन हुए, तो काफ़ी पक्षी और कीट, स्पेशली बटरफ्लाई को मैंने काफ़ी देखा देहरादून वैली सिटी के अंदर, जबकि सिटी के अंदर काफ़ी शोरगुल रहता है। और बाकी सिटीज़ में भी, जैसे हरिद्वार की अगर हम बात करें, कुछ डेटा आए कि कोविड पीरियड के बाद अचानक उनकी जो विविधता है या उनकी संख्या है, एबंडेंस जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई, काफ़ी इंक्रीज रिपोर्टेड की गई। जी, आपने 2-3 बार इस बात का जिक्र किया कि पेड़ लगाए जाने चाहिए। जी। कीट और पक्षियों के संरक्षण में आम जनता की क्या भूमिका हो सकती है? सरकार के तो प्रयास चल ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अपने लेवल पर हर प्रयास करती रहती हैं, और लेकिन जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। और हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक कल्चर है, उसमें भी हम पढ़ते हैं, हम जितनी अगर किसी भी हिंदू धर्म या दूसरे धर्मों को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जितने भी हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, उनके साथ भी हम किसी न किसी पक्षी को, किसी न किसी एनिमल को या प्लांट्स को दिखाते हैं। तो उसका दिखाने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसको संरक्षित किया जाए, कहीं ना कहीं उसकी हमारे जो प्रकृति है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक सरकार के ये प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं होंगे। सरकार को के प्रयास कीट और पक्षी और बाकी जितनी भी हमारे प्रकृति है उसको संरक्षण करने के लिए आम आदमी को आगे आना पड़ेगा, उसको जागरूक करना पड़ेगा, उसको इनके महत्व के बारे में बताना पड़ेगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो सर्वाइवल है, हमारा जो सर्वाइवल है, इनके बिना नहीं पॉसिबल है। जी, आप एक प्रोफेसर हैं और विद्यार्थियों को लगातार पढ़ा रहे हैं। जंतु विज्ञान विभाग की देखरेख आपके पास है। इस क्षेत्र में कितने युवा आगे आ रहे हैं? क्या रुझान है इस विषय को पढ़ने के लिए? जी, हमारे यहाँ, जैसे मैं डीएवी कॉलेज में हूँ, बाकी कॉलेजेस भी हैं, तो बीएससी और एमएससी में जंतु विज्ञान जैसे आजकल नए सब्जेक्ट्स भी आए, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन अभी भी पारंपरिक जंतु विज्ञान या वनस्पति शास्त्र, इसको पढ़ने के लिए अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं। सीयूईटी के थ्रू होता है या मेरिट से होता है। तो एमएससी में हमारे यहाँ 20
सीटें निर्धारित हैं, लेकिन उसके लिए लगभग 400-450 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अभी भी कोई इसमें कमी नहीं है, मतलब काफ़ी बच्चे। और शोध की क्या स्थिति है इसमें, जो रिसर्च वर्क है? हाँ बिल्कुल, शोध की दृष्टि से मेरे अंडर खुद इस समय 3 बच्चे इस समय पीएचडी के लिए काम कर रहे हैं अपने शोध वर्क के लिए, और 2 बच्चे पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। और बाकी सब्जेक्ट्स जो बाकी प्रोफेसर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में, तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन जो पारंपरिक हमारे विषय हैं, इनमें अभी भी शोध की काफ़ी संभावनाएं हैं और काफ़ी बच्चे इनमें इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि कीट और पक्षी केवल प्रकृति के अंग ही नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इनका संरक्षण ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक अनिवार्यता भी है। इनका संरक्षण कल की सुरक्षा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।